हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वणक्कम एंड जय हिंद दोस्तों। कैसे आप लोग? इस समय लोग बहुत परेशान हैं, घर घर में लोग परेशान हैं क्योंकि कोविड में, ठीक है, कोविड में डेथ हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन सिम्टोमेटिकली जितने पेशेंट अब परेशान हैं और इतना लंबा उनकी प्रॉब्लम चल रही हैं जो शायद कोविड में नहीं होती थी। पोस्ट कोविड में जरूर आप कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रह गई, किसी की थकान की, लेकिन उस तरह की पिक्चर जो फीवर में आती है और फीवर उतरने का नाम नहीं ले रहा है, खांसी ठीक होने का नाम नहीं ले रहा है, गले में दर्द है, छाती में भारीपन है, घर घर में ये चल रहा है। क्या है ये? इसी पे आज डिस्कशन होगा कि आखिर क्या है। और ये जो सिम्टम्स हैं, स्पेशली बुखार, हाई ग्रेड फीवर विद चेस्ट हैवीनेस, खांसी और बलगम। शुरू में खांसी ड्राई होती है, बाद में बलगम आनी शुरू हो जाती है और खांसी ठीक होने का नाम नहीं लेती। फीवर तो फिर भी 4-5 दिन में उतर जाता है, 6 दिन में उतर जाता है, लेकिन खांसी का ये आलम है कि दिल का आलम क्या तुझे बताऊं मैं। खांसी का भी यही आलम है कि क्या बताऊं। 15-15, 20-20 दिन, एक एक महीना खांसी को ठीक होने में लग रहा है। क्यों और क्या करें? देखो, जनरली जो मैंने ऑब्जर्व किया, जितने भी पेशेंट इस समय आ रहे हैं, ये ज़्यादातर पेशेंट वायरल हैं, फ्लू हैं, ठीक है, चाहे इन्फ्लुएंजा ए जिसको मैं बोलूँगा। लेकिन कुछ पेशेंट्स में मैंने कुछ बड़ी प्रॉब्लम भी देखी। मैं सिर्फ एक चीज़ डॉक्टर्स के लिए बोलूँगा और एक आम जनता के लिए भी, जूनियर डॉक्टर्स को, है ना, बड़े अपने सीनियर्स को तो मैं क्या एडवाइस करूँगा, जूनियर डॉक्टर्स को बोलूँगा और जो जीपी हैं, आरएमपीज हैं, कि इस समय फीवर का एक भेड़ चाल चल रही है, फीवर का धक्कम बेल चल रहा है। उस फीवर में आप कहीं कुछ ऐसी बीमारियों को नेग्लेक्ट मत कर देना, इग्नोर मत कर देना कि उस भेड़ चाल में आप उसको वायरल वायरल समझते रह गए और निकल कुछ और गया। ऐसा कोविड के टाइम पे भी हुआ था, जब हम कोविड 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 कर रहे थे तो कुछ पेशेंट कुछ और बीमारियों के भी आ रहे थे, पोस्ट कोविड में स्पेशली। तो मैं यही बोलूँगा कि मैं एग्जाम्पल के तौर पे कि मेरे पास अगर 100 पेशेंट इस समय आए फीवर करके, खांसी करके, उसमें से 95% पेशेंट तो वायरल ही थे, या आप सिंपल कह सकते हो वायरल थे, या गला खराब था, सिंपल जो सो थ्रोट होता है, या छोटा मोटा नीचे इन्फेक्शन चला गया, ब्रोंकाइटिस के पेशेंट थे। लेकिन बाकी 5% पेशेंट में, कुछ में ट्यूबरक्लोसिस निकल आई, कुछ में फंगल निमोनिया निकल आया, कुछ में निमोनिया निकल आया। तो मैं ये बोलूँगा कि हर पेशेंट को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करें, और अगर खांसी 2 हफ्ते से ज़्यादा चलती है, फीवर 10 दिन से ऊपर जा रहा है, तो भाई सारे टेस्ट करा के देखें। और अगर टेस्टों में कुछ नहीं आता है, मान लो टेस्ट कुछ नहीं खास बता रहे हैं, तो सीटी स्कैन चेस्ट का जरूर करा लें, जैसे कि हम कोविड के टाइम पे भी करा रहे थे कि कोविड नेगेटिव आ रहा था, लेकिन चेस्ट का जो सीटी स्कैन था वो बता देता था कि अंदर कोई प्रॉब्लम है। ट्यूबरक्लोसिस को देखने के कोई खास टेस्ट नहीं अप्रूव्ड है, अप्रूव मतलब बहुत रिलायबल नहीं है टेस्ट। अगर आप कहो जी हमने वो गोल्ड करा लिया, टीबी गोल्ड करा लिया, ये करा लिया, वो करा लिया, मॉन्टुक्स करा लिया, ये सब टेस्ट सपोर्टिव हैं लेकिन डायग्नोस्टिक नहीं है। मतलब कि अगर ये नेगेटिव आ जाए तो आप ये नहीं कह सकते कि इस पेशेंट को टीबी नहीं है, ये पॉजिटिव आ गया तो टीबी होगी होगी। तो इसलिए ये एलाइजा करा लिया, तो सरकार ने काफ़ी टेस्टों पे पहले तो बंद ही कर दिए थे, मना ही कर दिया था कि ये फालतू के टेस्ट मत कराया करो। मैं सिर्फ ये बोलूँगा कि एक्सरे चेस्ट बहुत बार नॉर्मल आ जाता है, तो इसीलिए पेशेंट के सिम्टम और साइन जरूर देखें और चेस्ट एग्जामिन जरूर करें। अब एक आला कान में लगा के एक बार चेस्ट जरूर देख लें। दूसरी चीज़ पेशेंट के लिए बोलना चाहूँगा कि वायरल कफ जनरली 1 महीना ले लेती है, लेकिन अगर आपको सिर्फ खांसी है, सिर्फ खांसी है, सिर्फ खांसी है, तो ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर अगर आपका वजन भी कम हो रहा है, अगर आपको बुखार भी चल रहा है, स्पेशली शाम के समय बुखार आ जाता है, तो अपने डॉक्टर को जरूर बताइएगा और अपना सीटी चेस्ट करा लें अगर एक्सरे नॉर्मल है तो। अब मैं आता हूँ उस बात पे, देखो ज़्यादा कोविड तो कहीं है नहीं, कोविड के जितने भी हमने पेशेंट के टेस्ट कराए, कोई एक आध को छोड़ के सब नेगेटिव ही आए हैं। हाँ, फ्लू, वायरल, बैक्टीरियल, ये सब चल रहा है। मैं फिर बोल रहा हूँ कि बाकी चीज़ों को भी ध्यान में रखिएगा। लेकिन ये जो फ्लू के सिम्टम होते हैं जनरली 8 से 10 दिन ले लेते हैं रिजोल्व होने में, और कफ को 1 महीना भी लग सकता है। अब करें क्या? सवाल ये है कि सर आपने तो बता दिया कि कफ को 1 महीना लग सकता है, तो करें क्या? सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है।
बहुत ज़्यादा दवाइयाँ लेने से कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है, ये भी मैं बता दूँ। और कई लोग स्टेरॉइड भी शुरू कर देते हैं डॉक्टर्स कि जी ये खा के देख लो, वो खा के देख लो, और उन पेशेंट में जहाँ छुपा हुआ कोई और इन्फेक्शन हो तो स्टेरॉइड से बढ़ भी सकता है। इसीलिए बोलूँगा कि सोच समझ के इलाज करें, बहुत जल्दी ना करें। कई बार बहुत जल्दी सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट ज़्यादा करने से भी प्रॉब्लम कई बार एग्रीवेट हो जाती है और छुपी हुई प्रॉब्लम बढ़ जाती है, ठीक है? तो अगर आपकी खांसी, अब मैं चलो शुरुआत कर देता हूँ कि अगर आपके गले में दर्द है तो गरारे करें, स्टीम लें, और आप एंटी एलर्जिक मेडिसिन ले सकते हैं, जिसमें फेक्सोफेनाडिन है, सेट्रिजिन है, इबास्टिन है ना? और लिवोसेट्रिजिन है। लेकिन मैं सेट्रिजिन अवॉइड करता हूँ पेशेंट को, क्योंकि उससे मसल वीकनेस बहुत ज़्यादा होती है, और जिन लोगों का ब्लड प्रेशर लो होता है उन लोगों को एंटी एलर्जिक बहुत माइल्ड लेनी चाहिए, हल्की-फुल्की लेनी चाहिए, क्योंकि उनका बीपी और डाउन हो जाएगा और मसल वीकनेस और बढ़ जाएगी। ये कभी भी आप नोट कर लेना, जिनका बीपी लो रहता है अगर वो एंटी एलर्जिक दवाइयाँ खा लेते हैं, स्पेशली सेट्रिजिन, तो उनकी हालत ख़राब हो जाती है। तो इसीलिए मैं इबास्टिन प्रेफ़र करता हूँ, क्योंकि माइल्ड है लेकिन साइड इफ़ेक्ट ना के बराबर है। 10 एमजी से 20 एमजी तक ले सकते हैं, लेकिन अपने डॉक्टर से पूछ के लें। फिर बोलूँगा, डॉक्टर से पूछ के लें। ये तो हो गई एंटी एलर्जिक। अब आते हैं कफ सिरप पे। शुरू में ज़्यादातर पेशेंट में ड्राई खांसी हो रही है, तो ड्राई कफ सिरप देना पड़ता है ना? जिसमें डी लिखा होता है। लेकिन छोटे बच्चों में 4 साल से छोटे बच्चों में कफ सिरप अवॉइड करें, और मैं ये जितनी भी चीज़ें बता रहा हूँ मैं अडल्ट्स के लिए बता रहा हूँ। मैं बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं बता रहा हूँ, अपने बच्चों के डॉक्टर से पूछ के लें। अ, अब आते हैं, अब शुरू में कई बार ड्राई कफ होता है, खांसी में बलगम नहीं आता, 2-3 दिन बाद बलगम आना शुरू हो जाता है, तो हमें चेंज भी करना पड़ता है, तो कफ एक्सपेक्टोरेंट देना पड़ता है, स्टीम लें। एक्सपेक्टोरेंट, देखो ड्राई कफ सिरप मैंने बता दिया जिसमें डी लगा होता है, वो जैसे एस्कोरिल डी, एलेक्स, ये बड़े-बड़े नाम हैं कुछ कफ सिरप के। लेकिन एक्सपेक्टोरेंट होते हैं जहाँ पे जैसे कि एस्कोरिल एक्सपेक्टोरेंट, ब्रोजीडेक्स। लेकिन अगर आपको शुगर है तो आप ध्यान रखें, उसे पढ़ लें कि उसमें शुगर फ्री लिखा हुआ है या नहीं है, ठीक है? आप आयुर्वेदिक फार्मूला भी ट्राई कर सकते हैं अपने आयुर्वेद आचार्य से पूछ के। और लेकिन कई बार इतना डॉक्टर भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार इसको प्रोडक्टिव कफ है, ये ड्राई कफ है, तो कॉकटेल ट्रीटमेंट देना शुरू कर देते हैं। कफ ड्राई कफ सिरप भी चल रहा होता है, वेट कफ सिरप भी चल रहा होता है, एक्सपेक्टोरेंट भी चल रहा होता है, नेबुलाइजर भी चल रहा होता है, ये भी दे रहे हैं, वो भी दे रहे हैं। नेट रिजल्ट यही होता है कि भाई ठीक उसने अपने आप ही होना है। वायरल कफ में तो अपने आप ठीक होना, हाँ चेस्ट में स्पाज्म है, कंजेशन है, तो नेबुलाइजर देने का फ़ायदा होता है। और नेबुलाइज़र में क्या मेडिसिन डालनी है ये तो मैं यहाँ पे नहीं बताऊँगा, वो अपने डॉक्टर से पूछ के लें। और नेबुलाइज़र की कॉस्ट 1500 रुपये के आसपास आती है एक घर में नेबुलाइज़र, और आज के दिल्ली जैसे शहर में तो नेबुलाइज़र घर में होना चाहिए, इमरजेंसी में काम आता है, रात को बेरात आप भागोगे नहीं तो हॉस्पिटल। और एक पल्स ऑक्सीमीटर और बीपी इंस्ट्रूमेंट, ये 3-4 चीज़ें, और थर्मामीटर, ये ज़रूर घर में होने चाहिए अगर आपको दिल्ली जैसे शहर में, पोल्यूशन वाले शहर में रहना है तो। चलिए मैंने यहाँ तक बता दिया आपको, कफ सिरप बता दिए, ठीक है? और ज़्यादा डोज़ ना लें। कई बार जिनमें टर्बिटुलिन होता है, साल्ब्यूटामोल होता है, लिवोसाल्ब्यूटामोल होता है, उनमें हाथ काँपने शुरू हो जाते हैं कफ सिरप लेने के बाद, तो बहुत ज़्यादा डोज़ ना लें, ठीक है? और अगर ऐसा होता है तो घबराएँ मत, अपने डॉक्टर को बता दें कि मेरे हाथ काँप रहे हैं या मुझे ये शिवरिंग हो रही है इस कफ सिरप को पीने से। जनरली कफ सिरप को पीने से होती हैं, जिनमें ब्रोंकोडायलेटर होते हैं। तो इसीलिए भी हम डोज़ ज़रा कम ही बताते हैं पेशेंट को कि भाई बहुत ज़्यादा मत लें। और पर्सनैलिटी से भी हमें पता चल जाता है कौन से पेशेंट को क्या रिएक्शन हो सकती है या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। जो बहुत सेंसिटिव लोग होते हैं उनको डोज़ कम ही देनी चाहिए। अब आते हैं एंटीबायोटिक पे। देखो एंटीबायोटिक का वायरल में तो वो बहुत ज़्यादा रोल है नहीं, लेकिन लोग इतने वो होते हैं एंग्जायटी में, और केमिस्ट सबसे बड़ा कारण है। केमिस्ट उँगली करने में बाज नहीं आते। कुछ केमिस्ट वो बोल देते हैं डॉक्टर ने एंटीबायोटिक तो कोई लिखी नहीं है, क्या फ़ायदा है, बेकार डॉक्टर है। वो देखो वो बेकार आपको बोलेगा ही बोलेगा आपके डॉक्टर को, क्योंकि उसमें उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। आपने उसको 50 रुपए की दवाई एक दिन की लिख के दे दी, दूसरा डॉक्टर 500 रुपए की लिख के दे रहा है, तो वो उसी को रिफ़र करेगा। आपने कभी सोचा जो डॉक्टर ज़्यादा दवाइयाँ लिखते हैं उनकी प्रैक्टिस ज़्यादा चलती है, क्योंकि उनके आसपास के केमिस्ट उन्हीं को रिफ़र करते हैं। ये बात लोगों की समझ में नहीं आती। वो देखते हैं वहाँ भीड़ लगी हुई है। भाई भीड़ किसने लगवाई? वो बगल वाले केमिस्ट ने लगवाई, क्योंकि उसकी आपस में साठ-गाँठ है। मैं हर डॉक्टर के बारे में नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कई जगह पे ऐसा होता है। ज़्यादा मेडिसिन लिखो, और कई शहरों में डॉक्टर की फीस कम होती है लेकिन दवाइयाँ बहुत महंगी होती हैं। कई चैरिटेबल हॉस्पिटल चले जाते हैं, गुरुद्वारे, वहाँ पे जब बाहर निकलते हैं तो 2000 रुपए के बच्चे की दवाइयाँ होती हैं। डॉक्टर की पर्ची तो 50 रुपए की कटी गुरुद्वारे में या मंदिर में। तो ये जो साठ-गाँठ चल रही हैं, ये क्या करें? आपको चाहिए फ्री का इलाज, सरकारी हॉस्पिटल चले जाओ। चलिए एनीवेज ये फिर लंबा टॉपिक हो जाएगा। तो मैंने यहाँ तक बता दिया कि एंटीबायोटिक का रोल तब है जब आपको बहुत तेज बुखार, 102, 103 गले में दर्द है और बलगम पीली आ रही है ना? तो एंटीबायोटिक देनी पड़ती है। कई बार हम लोग भी बहुत बायस कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि दें या ना दें।
और फिर वही होता है यार, आज भी देनी है, कल भी देनी है, लेकिन ओवर एंटीबायोटिक यूज से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप होता है, बाद में एंटीबायोटिक काम करना बंद कर देती है। लेकिन गले के लिए सबसे अच्छी एंटीबायोटिक अमोक्सिसिलिन क्लेमिनिक एसिड है, एजिथ्रोमाइसिन भी दे सकते हैं, ठीक है। ये दो एंटीबायोटिक काफ़ी अच्छा काम करती हैं। लेकिन फिर भी बोलूँगा अपने डॉक्टर से पूछ के एंटीबायोटिक लें, सेल्फ ट्रीटमेंट मत करें, बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक का यूज़ करना बंद करें, फिर उससे मुंह में छाले हो गए जी, गर्मी हो गई, मुझे लूज मोशन लग गए। अमोक्सिसिलिन क्लेमिनिक एसिड का एक साइड इफेक्ट ये भी है कि पेट में लूज मोशन लग जाते हैं, तो साथ में प्रोबायोटिक भी देना पड़ता है कई बार। तो कुल मिला के ये 3-4 दवाइयाँ हैं, और बुखार अगर है तो पैरासीटामोल 650 mg आप 6-6 घंटे बाद ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा है तो फिर पेन किलर भी देने पड़ते हैं, है ना। बहुत ज़्यादा फीवर है तो मेफ्टाल भी देनी पड़ती है, टेबलेट मेफ्टाल। तो लेकिन कई लोग मेफ्टाल लेने के बाद उनको इतना पसीना आता है वो घबरा जाते हैं। तो कुल मिला के पैरासीटामोल अभी भी बेस्ट चॉइस है 650 mg, लेकिन फिर बोलूँगा अपने डॉक्टर से पूछ के लें, हर काम अपने डॉक्टर से पूछ करें। मैं सिर्फ एक आज अलर्टनेस बताने आया था कि ये वायरल कफ 1 महीना ले लेती है, लेकिन इस कफ के चक्कर में में कहीं कुछ और बीमारियों को नज़रअंदाज ना कर दें, इग्नोर ना करें। बस थैंक यू वेरी मच, ये अपना संदेश मुझे अपने जूनियर डॉक्टर्स को देना था। थैंक यू वेरी मच, बाय, शुक्रिया।